यहां से आगे बढ़ने के लिए हम लोग जो है बीच में एक थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे दें। जो लोग हमारे ऐप यूजर हैं वो तो सब्सक्राइब कर चुके हैं, इसलिए उनके लिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लोग YouTube पर अभी ये देख रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि भारत डिजिटल क्लास पर, भारत डिजिटल क्लास ऐप पर, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा सर के ऊपर है, सारे एग्जाम के डेट आ चुके हैं और सरकार के तरफ से ऑफलाइन का, जबकि मैं सबसे बड़ा समर्थक हूं ऑफलाइन क्लास का, लेकिन ऑफलाइन का कोई स्कोप नहीं दिखता है। तो आप अपनी तैयारियों को नई दिशा कैसे देंगे? तो अभी फिलहाल जो अब एक ही विकल्प दिखता है वो है ऑनलाइन कोर्स। और आप जानते हैं कि मैं हमेशा समय पे ही कोई बात करता हूं। अगस्त से मैं ये कोर्स लॉन्च किया हूं, मैं एक बार भी किसी को ऐसे नहीं कहा कि जबरदस्ती का आप ऑनलाइन ही कर लो, लेकिन अभी अब आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि आज मैं 5 दिसंबर को इसे शूट कर रहा हूं। कोई गाइडलाइन क्लास के लिए नहीं है, यानी सरकार मना किए हुए, तो दिसंबर निकल गया। जनवरी में अगर गाइडलाइन आएगा भी तो क्या आप इस चीज को महसूस करते हैं कि 3 मार्च को जो एग्जाम होना है उसको 2 महीने कंप्लीट कर लेंगे? नहीं हो सकता है दोस्तों। 8 घंटे रोज पढ़ाएंगे ना, या 6 घंटे, तो 60 दिन में 360 घंटे का क्लास होता है, फिर आप कब पढ़ेंगे? तो ये धोखाधड़ी वाली बात हो जाएगी। दूसरा, अगर अप्रैल वाला DYSO को भी देखें तो 3 महीने, तो भी 5 घंटे क्लास होते हैं। तो दोस्तों, इसलिए जो एक बेहतर विकल्प अभी प्रीलिम्स का आपके पास है, कहीं पर पढ़िए, वो एक ऑनलाइन क्लास है। इसलिए तोमर सर आपके लिए भारत डिजिटल क्लास पे 2 प्रकार का ऑनलाइन कोर्स लेकर आए। एक ऑनलाइन कोर्स है IAS फुल पैकेज, इसका नाम है, इसमें कोई पैकेज फुल नहीं है, IAS फुल पैकेज। आप वहां जाएंगे, इसका एकदम आइडियल फी कर दिए हैं, 12,500 रुपया है। इसमें आपको मेरे द्वारा लिए गए 4 सब्जेक्ट का ही लेक्चर मिलेगा, गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए। जो आप अभी लेक्चर देख रहे हैं इसी क्वालिटी का लेक्चर मिलेगा। ये लेक्चर ऐप का ही है जो आपको दिखा रहे हैं। हम लोग 2 प्रकार का लेक्चर नहीं तैयार करते हैं कि YouTube पर आके ऐसे ऐसे बटन दाबें और फटाफट जो है चीज आए, जब जाए ऐप पे तो ऊपर से फिटफाट और भीतर से मोकामा घाट निकले। तो मेरे जो 4 सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और टेक्नोलॉजी और बेस्ट राज व्यवस्था, इसके 4 लेक्चर आपको इस IAS फुल पैकेज पर मिलेगा। 12,500 इसका कर दिए हैं लड़कों के डिमांड पर। 1.5 साल का वैलिडिटी है इस कोर्स में, IAS फुल पैकेज में, और ये 4 विषय में 350 घंटे का प्रॉमिस है कि मिनिमम इतना लेक्चर तो देंगे। और आज एक चीज बता रहे हैं कि ये चूंकि IAS का कोर्स है, तो इतिहास में केवल पूर्व मौर्य काल, अर्ली मौर्यन एरा 24 घंटे लिए। 24 घंटा खाली एक चैप्टर पढ़ाए हैं दोस्तों। इसलिए 350 घंटे से तो वो बहुत आगे जाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है IAS फुल पैकेज, 1.5 साल का आपका इसमें वैलिडिटी है। और एक हम लोग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए फास्ट ट्रैक GPSC रखें। इसमें GPSC के वो 8 के 8 टॉपिक सब्जेक्ट इसके अंदर मिलेंगे।
उसमें 4 ये सब्जेक्ट जो है, ये हमारा वाला तो इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। यही सेम आपको जो सिलेबस कहता है वही पढ़िए, जो नहीं कहता है मत पढ़िए, लेकिन ये आईएएस वाला ही ये पूरा यहां मिलेगा। और इसके अलावा गुजरात का इतिहास, गुजरात की संस्कृति, सतीश भाई का लेक्चर मिलेगा। मैथ, रीजनिंग हमीर और काजी सर का मिलेगा। गुजरात का भूगोल सिद्धू सर का मिलेगा। इकोनॉमिक्स अनिल सर का मिलेगा। ऐसे करके सारे टॉपिक के आपको यहाँ पे मिलेंगे और ये 550 घंटे का लेक्चर होगा। इसका है 13,777 फी। अब आपके मन में आएगा कि ये 13,777 में 8 विषय और ये 12,500 में 4 विषय, तो तोमर सर ही यहां भी हैं। तो दोस्तों वैलिडिटी का फेर है। ये अगर एग्जाम हो गया, हम भी रिस्क लिए हैं, अब नहीं होगा एग्जाम तो वैलिडिटी बढ़ेगा, अगर एग्जाम आगे बढ़ गया तो। लेकिन अगर एग्जाम हो गया तो इसकी वैलिडिटी 30 अप्रैल 2021 तक। और ये लेक्चर आप 1.5 साल तक देख पाएंगे। यही वैलिडिटी के कारण जो है ये फीस में इतना बड़ा गैप है। कहीं भी वैलिडिटी और गुणवत्ता के कारण ही फीस में अंतर होता है। कोई 5,000 में भी पढ़ाता है, वो फिर 5,000 जैसा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये वैलिडिटी है 30 अप्रैल या आइदर टिल एग्जाम। जीपीएससी का जो अंतिम एग्जाम है आपका 18 अप्रैल DYSO, वो जब हो जाए तब तक के लिए आपको वैलिडिटी मिलेगा। तो ये 2 पैकेज है। गुणवत्ता आप देख ही रहे हैं कि एक एक टॉपिक को, एक परमाणु ऊर्जा का ये 5वां पार्ट हम क्लास ले रहे हैं। 1-1 घंटे का मेरा एक लेक्चर होता है। 9 घंटे का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है केवल। 7 घंटे मैंने केवल प्रस्तावना पढ़ाया है। तो आप जरा सोच के देखिएगा, 60 घंटे से के आसपास, प्रॉमिस 50 घंटे का किए हैं, उससे ज़्यादा विज्ञान और टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे। 100 घंटा भूगोल, 100 घंटा पॉलिटी और 100 घंटा इतिहास का प्रॉमिस है। 50 घंटा इतिहास में पढ़ा दिए हैं, अभी तक केवल पूर्व मौर्य काल खत्म हुआ है। जरा सोचिएगा कि पूरा मॉडर्न और एंशिएंट इतना बाकी है। 47 घंटे पढ़ा दिए हैं। घंटे तो 55 हो चुके हैं, 47 लेक्चर है। शुरू में हम ना 2 घंटे का लेक्चर रखे थे, बाद में लगा कि नहीं, लड़के का जीबी खत्म हो जाता है तो उसको 1-1 घंटे का कर दिए। तो 55-57 घंटे पढ़ा चुके हैं। खाली भौतिक भूगोल खत्म हुआ है और 55 घंटे पढ़ा चुके हैं। लोकसभा तक ही पहुंचे हैं, अभी खत्म किए हैं। अभी आधा पार्लियामेंट, अब दोनों को ज्वाइंट करके जो पढ़ाया जाता है वो बाकी है। तो आपके लिए ये एक बेहतर विकल्प है। भारत डिजिटल क्लास ऐप को सब्सक्राइब करिए। आईएएस फुल पैकेज में जाना है तो फुल पैकेज में जाइए। 12,500 में 4 विषय मिलेगा। ये चारों मेरा सब्जेक्ट है। मैं लेक्चर लूँगा, 1.5 साल का ऑफर, या नहीं तो फास्ट ट्रैक जीपीएससी में जाइए। 13,777 इसकी वैलिडिटी अभी के हिसाब से 30 अप्रैल 2021, नहीं तो टिल DYSO एग्जाम। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में संशोधन रिएक्टर, रिसर्च रिएक्टर कौन कौन से हैं। तो भारत में ऊर्जा कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए, मतलब किसी भी कार्यक्रम को अगर आप स्पीड देना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र में रिसर्च करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा ना कि अभी भी हम लोग रात के 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे पढ़ते ही हैं, आज भी पढ़ते हैं। तो रिसर्च करना चाहिए। तो उसी प्रकार भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए संशोधन रिएक्टर की स्थापना की गई।
इस रिएक्टर से ऊर्जा का उत्पादन नगण्य होने के कारण, अब 30 किलोवाट ऊर्जा होगा, किसी में 1 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होगा, तो नगण्य होने के कारण इसको जीरो पावर रिएक्टर भी कहा जाता है। अब हम लोग भारत में जो रिएक्टर, रिसर्च रिएक्टर हैं, जरा उनका हम लोग परिचय लें। तो पहले अप्सरा, ये देश का सबसे पहला रिसर्च रिएक्टर है। 1956 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से इस रिएक्टर की शुरुआत की गई थी। तो हमारा अप्सरा रिएक्टर पहला है। इससे जो किरणें निकलती थी ना, उसको देख करके नाम दिया गया अप्सरा। कि अप्सरा भी जब हम लोग इमेजिन करते हैं कि स्वर्ग से उतरती हैं, लाइट निकलता है, इसलिए नाम दिया गया अप्सरा। तो ये यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से बार्क जो है 1956 में, इसमें समृद्ध यूरेनियम प्रयोग होता है, प्राकृतिक यूरेनियम नहीं। ये सब बता चुके हैं आपको पहले। इनरिच यूरेनियम का प्रयोग होता है। इसका आकार लाइट वाटर स्विमिंग पूल टाइप के रिएक्टर का है। वर्ष 2009 में इसको बंद कर दिया गया था और यह 1 मेगावाट क्षमता का एक रिएक्टर है। 1 मेगावाट जो है बिजली ये उत्पन्न करता है और इसका आकार कैसा है? स्विमिंग पूल के जैसा है। अब 2009 में अप्सरा को बंद कर दिए तो एक रिसर्च रिएक्टर बंद कर दिए नहीं, उसको हम अपग्रेड करना शुरू किए। तो 1956 के अप्सरा को अपग्रेड करके हम लोग अप्सरा अपग्रेडेड रिएक्टर शुरू किए। करंट जरा उसके बारे में जानें। तो पहले इसका पृष्ठभूमि देखें, ये क्या है? तो ये देश का पहला स्वदेशी निर्मित संशोधन रिएक्टर है, जिसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा, पुराना ही बात, 1956 में यूके के सहयोग से बॉम्बे के ट्रम्बे में स्थापित किया गया था। वर्ष 2009 में कुछ कारण से इसको बंद कर दिया गया और 10 सितंबर 2018 को अपग्रेडेड अप्सरा के नाम से इस रिएक्टर की शुरुआत की गई। अब अप्सरा यू अपग्रेड किए हैं। तो पहले यह 1 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता था, अब यह 2 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है और इसका आकार तरुण कुंड के समान है, वही स्विमिंग पूल। इसमें ईंधन के रूप में, इसमें जो ईंधन है वो सादे पानी के कुंड में रखा जाता है और इसमें हम अब चेंज कर दिए। देखिए, अप्सरा में हम प्रयोग करते थे इनरिच यूरेनियम, अपग्रेडेड अप्सरा में हम यूरेनियम और एल्यूमिनियम एलॉय का प्रयोग जो है वो बलतन के रूप में हम लोग करते हैं। और चाहे अप्सरा या अप्सरा अपग्रेडेड, दोनों में हम लोग कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में सादे पानी का उपयोग करते हैं। अब प्रश्न जो आने का संभावना है वो यही है। देखिए, कहेगा अप्सरा एवं अप्सरा यू के संबंध में निम्न कथनों पर
विचार करें। पहला, अप्सरा संशोधन रिएक्टर में ईंधन के रूप में इनरिच संवर्धित यूरेनियम प्रयुक्त होता था, जबकि अप्सरा एवं अप्सरा यू में नहीं, जबकि अप्सरा यू में यूरेनियम एवं एल्यूमिनियम के मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा, अप्सरा की विद्युत उत्पादन क्षमता 1 मेगावाट थी, जबकि अप्सरा यू की विद्युत उत्पादन क्षमता 2 मेगावाट है। उपरोक्त में से सत्य कथन पहचानें। ए, केवल एक, बी, केवल 2, सी, 1 तथा 2 दोनों, डी, ना तो 1 ना तो 2। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, अब पहला स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ये हमारे YouTube के बच्चों के लिए एक डेमो है, और मैं इसीलिए अपने ऐप के ही, जो ऐप में क्लास रखे हैं या ये रखने जा रहे हैं, उसको ही आपके सामने हूबहू पेश कर रहे हैं। हर टॉपिक के बाद ऐसे ही प्रश्न भी बना करके हम आपको दिखाते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है वो आप समझ सकते हो। तो आप एक बेस्ट ऐप के साथ जुड़ेंगे, बेस्ट कंटेंट के साथ जुड़ेंगे, और अपने से अपना बड़ाई नहीं किया जाता है, लेकिन 20 साल से जो आदमी ओनली आईएएस और जीपीएससी को पढ़ाया हो, जिसमें कि जीपीएससी 17 साल से पढ़ाया हो 2003 से, और आईएएस 20 साल से पढ़ा रहा हो, आप उसके साथ जुड़ने जा रहे हैं। कोई भी तुलना ही नहीं हो सकता है। कोई परीक्षा पास कर ले, वो आज किया होगा। 2011 में मैं आपको अपना परफॉर्मेंस दिखा सकता हूँ। आईएएस में जब दिल्ली में मैं था, 48 रिजल्ट अपने अकेले एकेडमी से दिया था। कोई एक पास करके फुदकेगा, 48 लोग पास किया था, ठीक ना। 15वां रैंक भी था मेरे एकेडमी से। तो वो समय बताने का नहीं है, उस रिजल्ट से आपको कुछ नहीं मिलना है, इसीलिए मैं कभी प्रचार नहीं करता हूँ। हाँ, गुणवत्ता देखिए ना, क्या पढ़ना है।
इतना डीप कंटेंट पढ़ के जाएंगे तो वहां फाइट करने की स्थिति में आप होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग अगला रिएक्टर जो है हम लोग देखें, साइरस। दरअसल साइरस जो है वो एक एब्रिविएशन है, CIRUS। सी का मतलब कनाडा, आई का मतलब इंडिया, आर का मतलब रिएक्टर, यू का मतलब यूटिलिटी और एस का मतलब सर्विस। कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस। जाहिर है कनाडा नाम लगा तो कनाडा के ही समर्थन से, सहयोग से हम ये रिएक्टर लगाए होंगे, रिसर्च रिएक्टर। और 1960 में भाभा एटॉमिक रिसर्च मुंबई में इस रिएक्टर को हम लोग स्थापित किए थे। अब आगे बढ़े हम लोग। इसमें 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसमें हम लोग भारी जल का प्रयोग करते हैं, अप्सरा में सादे जल का प्रयोग करते थे, ध्यान रखिएगा। ये भारत में निर्मित होने वाला दूसरा रिसर्च रिएक्टर है। 1974 में पोखरण 1 के लिए जो प्लूटोनियम का उत्पादन हुआ था वो साइरस के द्वारा ही हुआ था। इसी रिएक्टर ने वो प्लूटोनियम हमको दिया था। इसको 1997 में बंद कर दिया गया था, परंतु 2005 में इसके ऑपरेशन को फिर से शुरू किया गया। लेकिन जब 2010 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिका के प्रधानमंत्री जॉर्ज बुश के बीच, उस समय इसका नाम था परमाणु संधि 123, ठीक ना, 123, आगे बताएंगे ये सब। तो परमाणु संधि 123, तो जब वो हम लोग साइन किए, एग्रीमेंट किए, उस एग्रीमेंट में यही ये प्लूटोनियम किसके लिए दिया था? बम के लिए। तो उस एग्रीमेंट के कारण इस रिएक्टर को हमको बंद करना पड़ा, तो हम लोग बंद कर दिए। ये रिएक्टर का मुख्य हेतु था रेडियो आइसोटोप का उत्पादन और उसके उपयोग में प्रशिक्षण देना, सहयोग देना। यह रिएक्टर भारत के असैन्य और स्ट्रेटेजिक परमाणु विकास कार्यक्रम में सहयोग देता था, बस यही, सैन्य में, सेना को देता। तो 123 में यह प्रावधान था कि अमेरिका तभी ईंधन देगा जब इन चीजों को हम जो मना नहीं करना चाहते हैं उसको बंद करेंगे। इसमें ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया गया और उस परमाणु करार के कारण 31 दिसंबर 2010 को हम लोग साइरस को बंद कर दिए। अब आइए पूर्णिमा 1, 2, 3, जिसमें हम लोग पहले पूर्णिमा 1 देखें। तो पूर्णिमा क्या है? तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के निर्माण के लिए जो हमको जरूरी डेटा चाहिए था, उस डेटा के लिए पूर्णिमा रिएक्टर हम बनाए थे। यानी पूर्णिमा रिएक्टर के डेटा के आधार पर हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आगे बना पाएंगे, ये था। पूर्णिमा 1 का निर्माण हुआ था। तो डेटा कैसे लीजिएगा? यानी वो खुद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा, छोटा होगा। तो अगर कोई पूछे कि पूर्णिमा यथार्थ में क्या है, तो वह एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। गुजराती में कहेंगे नानू। और साइरस और अप्सरा क्या है? तो वो एक थर्मल रिएक्टर है। अभी आपको अंतर बताएं। 1970 में इसका निर्माण किया गया था और 18 मई 1972 से इसमें उत्पादन, प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ। इसमें प्लूटोनियम,
ठीक है ना, फास्ट न्यूट्रॉन का प्रयोग करेंगे और इसमें बलतन के रूप में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया। 1 मेगावाट बिजली ये उत्पन्न करता है। डेटा चाहिए था अपने को, और 1973 में इसको डीकमीशन कर दिया गया। डेटा जब हम ले लिए, जो हमको माहिती मिल गया कि अब इसके बाद हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की ओर जा सकते हैं, तो इसको डीकमीशन कर दिए। अब आइए पूर्णिमा 2। इसकी स्थापना 10 मई 1984 को किया गया। ये वर्टिकल टैंक टाइप थर्मल रिएक्टर है और ये 100 मेगावाट MW माइक्रोवाट ऊर्जा का उत्पादन करता है। और पूर्णिमा 3 ये एक तृतीय श्रेणी के लिए कर रहे हैं, थोरियम आधारित एक छोटा कोर रिएक्टर है। तो पूर्णिमा 1 और पूर्णिमा 2 जहां एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, रिसर्च ही रिएक्टर है, बट उसका नेचर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का है, वहीं पूर्णिमा 3 एक छोटे कोर थोरियम रिएक्टर है। ठीक है ना, थोरियम में U-233 को कैसे कन्वर्ट करें थोरियम से, वो है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 1990 के रोज किया गया था और यह एक वर्टिकल टैंक टाइप थर्मल रिएक्टर है। यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नहीं है, देख रहे हैं ना, यह एक थर्मल रिएक्टर है। 1 वॉट ऊर्जा का यह उत्पादन करता है। इसमें यूरेनियम 233 और एल्यूमिनियम एलॉय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेरिलियम ऑक्साइड इसमें रिफ्लेक्टर के रूप में प्रयुक्त होता है। लाइट वाटर हम लोग कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ये सब में याद रखिएगा, जिसमें जो बताए हैं कूलेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसमें कैडमियम रॉड का उपयोग करते हैं हम लोग रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। और 1991 में इसको भी डीकमीशन कर दिया गया। ठीक है, अब आइए ध्रुव। ये भारत का सबसे बड़ा रिसर्च रिएक्टर है। एशिया का यह पहला परमाणु रिएक्टर था, रियल में जिसको आप रिएक्टर कह सकते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में इस रिएक्टर की स्थापना की गई थी। 8 अगस्त 1985 को इसकी स्थापना की गई। 100 मेगावाट तक मैक्सिमम यह बिजली का उत्पादन कर सकता है। और इसमें प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसमें कूलेंट और मॉडरेटर हेवी वाटर के रूप में प्रयुक्त होता है। यह है इसकी कहानी। मतलब ये एक तरह का रिसर्च रिएक्टर से ऊपर है, ऐसे समझना है। रिसर्च करते हैं बट उससे थोड़ा ऊपर है। आधारभूत रिसर्च, आइसोटोप का उत्पादन और एडवांस न्यूक्लियर फिजिक्स में संशोधन के लिए इस रिएक्टर को हम लोग स्थापित किए। इस रिएक्टर को हाई न्यूट्रॉन फ्लक्स रिएक्टर भी कहते हैं। और इसमें प्लूटोनियम का ही केवल हम उत्पादन करते हैं, क्योंकि अब तो जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अपने पास आ गया, तो अब तो ऐसा रिएक्टर चाहिए जो केवल प्लूटोनियम का उत्पादन करे, ताकि उसको हम फिर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ले जा करके उससे डबल ईंधन तैयार करें और उसको हम आगे ले जा करके ऊर्जा में प्रयोग करें। अब आइए कामिनी। कामिनी रिएक्टर की स्थापना कलपक्कम में की गई है। और कलपक्कम का नाम आएगा तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR कलपक्कम में कामिनी रिएक्टर की स्थापना की गई है। हालांकि IGCAR में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसको बनाने में किसके पास अनुभव था? बार्क के पास। अप्सरा बनाया, अप्सरा अपग्रेडेड बनाया, साइरस बनाया। तो बार्क और IGCAR दोनों का ज्वाइंट जो है एफर्ट लगा और तब जाकर के ये कामिनी रिएक्टर बना।
17 सितंबर 1997 से इसमें शोध का काम शुरू हुआ। यहां केवल 30 किलोवाट, क्योंकि हम मेनली रिसर्च करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन होता है। मिनी रिएक्टर है, इसमें यूरेनियम 233 देख रहे हैं ना, थोरियम आधारित जो पढ़ा चुके हैं आपको, तीसरा चरण में जब आपको बिजली बनाना होगा तो थोरियम से आप U233 तो बना लेंगे, लेकिन ऐसा रिएक्टर भी तो हो जो U233 का प्रयोग हम जिसमें करें। तो यह यूरेनियम 233 और एल्यूमिनियम एलॉय के रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। यहां पे लाइट वाटर, मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में प्रयोग होता है। और इसमें बेरिलियम ऑक्साइड को न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन कई बार आया है कि न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कामनी रिएक्टर का उपयोग तो आईआईटी चेन्नई के साथ जुड़ करके ये रिसर्च करता है। कलपक्कम में ये स्थित है, लेकिन ये एक ऐसा रिएक्टर है जो हमको तीसरे चरण में बड़े रिएक्टर बनाने में हमको मदद करता है। उसका ये जो है करेगा। फिंगरप्रिंट के खोज में हम परमाणु ये क्या कहते हैं का ही प्रयोग करते हैं, तो उसमें ये हमको मदद करता है। अब आइए जर्लीना। जर्लीना फिर एब्रिविएशन है जीरो। देखिए, जीरो एनर्जी रिएक्टर फॉर लैटिस इन्वेस्टिगेशंस एंड न्यूट्रॉन ASSAY, ये हुआ जर्लीना। जीरो एनर्जी रिएक्टर है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1961 में मुंबई में किया गया था। तो ये तीसरा रिसर्च रिएक्टर है। पहला अप्सरा, दूसरा ध्रुव और तीसरा जर्लीना। यह एक वर्टिकल टाइप थर्मल रिएक्टर है जिसकी उत्पादन क्षमता 100 वाट। इसमें ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है और कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में हेवी वाटर प्रयोग किया जाता है। 1983 में इस रिएक्टर को भी डीकमीशन कर दिया गया। तो आज आपको रिएक्टर क्या होता है वो समझाए, रिएक्टर कितने प्रकार का होता है वो समझाए, दोनों के लाभ और नुकसानियों को बताए, भारत में जो रिसर्च रिएक्टर हैं उनका परिचय दिए। देख रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं। पहले आपको परमाणु ऊर्जा में न्यूक्लियर फिजन क्या है, फ्यूजन क्या है, ये सब बताए थे। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कौन कौन संस्थान चलाते उस पर 3 लेक्चर लिए हैं, 3 घंटा बताए हैं आपको कि हर एक संस्थान का परिचय दिए। उसके बाद हम लोग क्या देखे तो रिएक्टर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीनों चरणों की जानकारी दिए आपको चौथे लेक्चर में। 5वें लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं तो अब 2 प्रकार के रिएक्टर हैं, थर्मल और फास्ट ब्रीडर। आज उसका परिचय लिए और उसके कितने हमारे पास रिसर्च रिएक्टर हैं उसका परिचय लिए। बीच बीच में क्वेश्चन भी बना के आपको दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्लास में आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो हर लेक्चर में बताते हैं। अभी 5 ही पाठ हुआ है, अभी 4 लेक्चर और बाकी है, तब जाके परमाणु ऊर्जा खत्म होगा। इसलिए मेरा दरखास्त है, जो भी लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं या जो अभी घर बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है भारत डिजिटल क्लास। नहीं कुछ समझ में आए तो ये फ़ोन नंबर है,
आईएएस फुल पैकेज में आते हैं तो मेरे केवल 4 विषय ही मिलेंगे, उसके अलावा उसमें और कुछ नहीं है। 12,500 छात्रों के डिमांड पर उसको कर दिए हैं। 1.5 साल की उसकी गारंटी है, आपकी वैलिडिटी। जो लोग जल्दी फॉर्म भरे हैं उनके लिए ये मेरे 4 सब्जेक्ट के साथ, हमीर के टीम के साथ जो है 4 सब्जेक्ट को हमने जोड़ करके आपको जो है एक फुल पैकेज बना के दिया जीपीएससी का, उसका 13,777 है। आप जाइए और ऐप सब्सक्राइब करिए और पढ़िए, मौज करिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। और यूट्यूब के हमारे जो व्यूवर हैं उनके लिए अगले लेक्चर में कभी फिर आपके पास आएंगे, या और भी कई चीज़ को लेकर के आते रहते हैं आपके सामने, तो फिर आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।